तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये यूजीसी नेट का पेपर है विगत वर्ष का 13 दिसंबर 2023 का ये ऑनलाइन पेपर हुआ था। उसी का मैं आप लोगों के साथ जो है प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूँ। आगामी परीक्षा आपको 18 जून का है 2024 में, और इससे संबंधित हो सकता है आपसे सवाल बन जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। तो सूची यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 में जो दिया गया है ना वो अनुसंधान एरर है, यानी रिसर्च का जो है एरर है, और साथ में पूर्वाग्रह को दर्शाया गया है। दूसरे में इस पॉइंट की व्याख्या की गई है, यानी उसकी मीनिंग को समझाया गया है ना। आपको वहां पे उसकी मीनिंग को समझाया गया। तो पहला है एक्स्ट्रा पर्सनल आर्ग्यूमेंट। एक्स्ट्रा पर्सनल आर्ग्यूमेंट इसको बोला जाता है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा पर्सन सर आर्ग्यूमेंट के बजाय अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स्ट्रा मैन तर्क या आर्ग्यूमेंट तो भी बोला जाता है इसको। हाँ जी, बताइए क्या करे हो। सर ये पेपर 1 का है, पूरा क्वेश्चन फॉर्मल फैलेसी का है सर ये। पेपर 1 का जी सर, ये फॉर्मल फैलेसी आती है एक इंडियन लॉजिक में, हाँ उसमें हाँ का है ये पेपर, उसका उठा के इसमें दे दिए हैं। फैलेंसी होता है उसको, बिल्कुल। वो उसका पार्ट है। परंतु ये सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। सोशल वर्क के क्वेश्चन। सर तो इसी को तो मैं बोल रही थी। हाँ, तो जरा समझिएगा ये होता क्या है, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए ये ना एक चर्चा है वास्तव में। एक प्रकार से ये एक्स्ट्रा मैन या एक्स्ट्रा पर्सनल फैलेंसी एक चर्चा है। इस चर्चा के तहत एक तर्क से अलग एक तर्क का खंडन, एक तर्क से आपका तर्क और एक अलग तर्क का खंडन, और वो भी एक प्रकार से अनौपचारिकता के तरीके से। जबकि भेद को पहचानना स्वीकारना इस कंडीशन को दर्शाता है। इसके अंतर्गत भेद मतलब एरर वगैरह को, पूर्वाग्रह वगैरह को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या पहले वाले को मैं यहाँ पर एक विशेष अवस्थिति विचार पर उसे इस तरह विकृत करके हमला करना कि उस पर हमला करना सरल हो जाए, हमला करना सरल हो जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह पॉइंट जो है दर्शाता है एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट। ये कहीं ना कहीं इसके तहत ये बात होती है कि एक तर्क से अलग एक तर्क का खंडन करने की अनौपचारिक गिरावट। यानी देखिए, जो अवस्थिति है, जो विचार है, किसी विशेष प्रकार का विचार होगा, तर्क होगा, उस पर इसने कहा कि विकृत करके मतलब एक प्रकार से उसको आपने पूर्वाग्रह किया हो, या आपने वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन लागू किया है, या आपने उसको पीछे दिखाने की क्रिया को दर्शाया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से उसको कहते हैं विकृत करके। आपने उसको विकृत कर दिया है, विकृत करके हमला करना कि उस पर हमला करना सरल हो जाए, है ना। एक प्रकार से वो हमला करना सरल हो जाए, मतलब और इजी बन जाए। यदि कोई कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है, और कोई अन्य व्यक्ति यह तर्क देता है कि लाल रंग बेहतर है, और यह दबाव करता है कि पहला व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाल रंग से नफरत करता है, तो यह एक प्रकार का जो तर्क हुआ ना, एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट हुआ। ये बात समझे कि नहीं समझे, कि फिर से बताऊं? बताइए। नहीं बोल रहे, इसका मतलब समझ में आ तो गया? नहीं समझ में आया। तब नहीं समझ में आया तो कब बोलोगे? कल बोलोगे? हैं? सुनो, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कोई कहता है कि आप अगर कह रहे हो कि मुझे नीला रंग पसंद है, ठीक है, और आपके अपोजिट में कोई एक व्यक्ति और भी है तर्क देने के लिए, वो कह रहा है कि तर्क दिया, कहा कि वो लाल रंग बेहतर है ना। वो बता रहा है कि लाल रंग बेहतर है। दो व्यक्ति हैं, दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अपने अपने विचार कह रहे हैं, और यह एक दावा करता है, पहला व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाल रंग से नफरत करता है, यानी वो एक प्रकार से एक ऐसी कंडीशन को लागू किया, एक ऐसा क्लेम किया, एक ऐसी मतलब उसने सिद्ध कर दिया हो, उसने ऐसा मान लीजिए कि सिद्ध कर दिया हो कि जो है नीला रंग बेहतर होता है। इसका मतलब है कि वो लाल रंग से नफरत कर रहा है।
तो ये एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट है, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसने विकृत करके हमला के लिए वही बात है कि इसने क्लेम करके सिद्ध कर दिया, विकृत करके हमला करा कि हमला करना सरल हो जाए, और स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति जो है लाल रंग से नफरत करता है। तो ये कंडीशन एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट, इसमें दो व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति अपनी बात सिद्ध कर रहा है। भाई पंखा सीधा चलता है, आपने उल्टा साबित कर दो। एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट, दो व्यक्ति के बीच में जब भी कंडीशन होती है आप साबित कर दो बस किसी चीज़ को, है ना, सिद्ध कर दो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एक्स्ट्रा पर्सन आर्ग्यूमेंट। दूसरा आता है एड। अगर हम बात करें होमिनेम अटैक करके, इसका मतलब आपने इसको सुना है आपने कहीं? नए नए जी सर, इसमें पर्सनल, जी सर, पर्सनल अटैक करना मतलब कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रही हो ना, तो उसकी पर्सनल चीजों पे जाना, तुम तो वैसे हो, तुम क्या जानोगे, ऐसा टाइप का, तो उसको एड होमिनम कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे तर्क देने वाले व्यक्ति के तर्क को उत्तर देने के बजाय उसकी साख, एक प्रकार से साख गिराना, यानी आप ये कह दीजिए कि एक प्रकार से डिस्क्रेडिट करना, डिस्क्रेडिट पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट जो है इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज आर्गुमेंट। एक प्रकार से अगर मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ, सिंपल शब्दों में सुनिएगा कि तर्क शास्त्र में ऐसा एक मिथ्या तर्क को कहा जाता है इसमें, जिसमें किसी दावे को निहित सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करके उसे दावेदार को एक प्रकार से चरित्र और विचारधारा या किसी अन्य गुण की ओर ध्यान बांट कर किया जाए कोई क्रिया, उस कंडीशन में इसको दर्शाया जाता है। तो एड होमिनेम का मतलब है कि किसी पर्सन के खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ, बजाय का मतलब यही होता है, बजाय उसकी साख गिराना मतलब खिलाफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन में बजाय, समझिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, केवल एक प्रश्न समझ लेंगे तो आगामी परीक्षा में अगर आता है सवाल तो आप इजीली कर लोगे। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, बजाय कि आदमी के खिलाफ, और इस प्रकार की भ्रांति कि कभी कभी नाम पुकारना या व्यक्तिगत आक्रामक की भ्रांति कंडीशन को दर्शाना, है ना। जब कोई व्यक्ति ने तर्क पर हमला करने के बजाय उस पर हमला कर दे, उस पर हमला कर दे, तो उसे होमी नम भ्रांति कहते हैं, या इसे एड होमिनेम अटैक भी बोला जाता है, दो नाम है इसके, है ना। और ये बेसिकली वैध तर्क नहीं होता है क्योंकि उसमें साक्ष्य पर आधारित ही नहीं होता है। एड होमिनिन जो होता है वो बेसिकली साक्ष्य पर आधारित नहीं होता है, वो तर्क होता है, वो वैध वैलिड तर्क होना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, जनरली किसी विषय पर अगर आप चर्चा कर रहे हो, तो कोई विशेष व्यक्ति वहां पर दर्शाया जा रहा हो, है ना, और उस कंडीशन में कोई विचार दर्शाया जा रहा हो, तो वहां पे उसको बोलते हैं एड होमिनेम अटैक। तो तर्क देने वाले व्यक्ति के तर्क का उत्तर देने के बजाय उसकी साख को गिराना। अब ये देखिए 2004 से 2000 दिसंबर 23 तक ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन ध्यान से एक ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक, अगर इस टाइप के प्रश्न आपको ना आए, ठीक है, एक ट्रिक है ऐसा मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको लगे कि मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो ये बात, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा मैच करिएगा ऑप्शनों में। भाई गलत, आप तो बेसिकली इस प्रश्न को आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है सीधा सीधा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए को पहले बी का दूसरा, तो मैंने ऑप्शन में देख रहा हूँ तो यहाँ पहला वाला ही ऑप्शन सही जा रहा है ना। तो इस टाइप के प्रश्न जो है, जब देखिए आपको 2004 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, 2023 तक के पेपर में नाम मिला है, आप लगा दीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। एक आता है आपके सामने बैंड वैगन अपील, ये क्या होता है बता सकते हैं? बताइए, बैंड वैगन फैलेंसी इसको बोलते हैं ना, बताइए क्या है ये प्लीज, मैं बताऊं मैं बताऊं फिर
जी सर, आप बताइए। हाँ, देखिए, ये देखो, बैंड वैगन भ्रांति है एक। ये कभी कभी आम धारणा के लिए अपील या जनता से अपील भी कहा जाता है, इसे जनता की अपील भी कही जाती है, या आम धारणा के लिए अपील भी बोला जाता है, क्योंकि यह सब लोगों को कुछ करने या सोचने के लिए प्रेरित करने के बारे में बताता है, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है, बाकी सभी लोग ऐसा सोचते हैं। बात देखो, मेरी बात तो सुनो, ये क्या है? जनता की अपील है। बैंड वैगन, बैंड वैगन, तो हर कोई ऐसा कर रहा है, बाकी सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो बैंड वैगन भ्रांति एक प्रकार की है, ये मानती है कि कोई पद लोकप्रिय है इसलिए यह सही होना चाहिए, कोई पद है वो लोकप्रिय है इसलिए वो करेक्ट होना चाहिए। इस कंडीशन में इस चीज को रिलेट करा गया। तो यहाँ कहा गया कि यह सापेक्षता है, एक नया हस्तक्षेप है जिसे उसकी बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसे मान लीजिए सामाजिक दबाव के कारण किसी भ्रम में पड़ना आसान हो जाता है। बड़े होते हुए क्या आपने कभी अपने माता पिता को बताया कि आपके सभी दोस्त कुछ कर रहे थे, या क्या उन्होंने समझदारी से जवाब दिया है? यदि आपके सभी दोस्त पुल से कूद जाएं तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? इस तरीके की बातें रिलेट होती है। तो सापेक्षता एक नया हस्तक्षेप है ये, और उसकी बढ़ती लोकप्रियता के आधार पे बढ़ावा देने की बात करता, और एक फैलेंसी है यह एक फैलेंसी है, और इस कंडीशन में इस शब्द का यूज किया जाता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब हर कोई एक विशेष आहार को अपनाने लगता है ना, तो लोग इसे स्वयं आजमाने की अधिक संभावना रखते हैं, सिंपल शब्दों में। तो उस कंडीशन में बैंड वैगन अपील आ जाता है। लोग उस उम्मीदवार को वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह जीत रहा है। इस बात से सहमत है क्या आप लोग? बताइए। इलेक्शन की इसमें बात भी चल रही है। अगर लगता है भाई ये व्यक्ति जीत रहा है तो लाओ इसी को वोट दे दिया जाए, ऐसा आप लोगों के विचार कभी आए? मन में आए होंगे कभी तो कभी। तो इस कंडीशन को बेसिकली बैंड वैगन अपील कहा जाता है। क्लियर हुआ? बताइए एक बार। यस सर, इसमें ये भी सर इसमें ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, जैसे किसी ब्रांड के कोई कपड़े हैं या कोई चीज है, वो ज्यादा बिक्री है तो उसी को ज्यादा लोग खरीदते हैं, है ना, कि ये ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, सही। यानी ये तो आ गया आपको। एक होता है अति सामान्यीकरण, इसको क्या बोलते हैं? अति सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन कह सकते हो आप, है कि नहीं? इसे ओवर जनरल मतलब देखो, अत्यधिक सामान्यीकरण करना, अत्यधिक किसी चीज या व्यक्ति के बारे में अत्यधिक अस्पष्ट या सामान्य बयान देना। मेरे कहने का भाव यह मानना है कि एक जैसी कुछ घटनाएं एक सामान्य बनावट की प्रमाण है और वो अति सामान्य। किसी चीज के या व्यक्ति के बारे में अत्यधिक अस्पष्ट या सामान्य बयान देना, या जैसी कुछ घटना या सामान्य बनावट का प्रमाण देना, यह कंडीशन बेसिकली अति सामान्यीकरण। और सही ऑप्शन पहला करेक्ट। आसान सवाल, हालांकि थोड़ा सा था टफ वाला में, लेकिन इजी था, यूनिक क्वेश्चन था, है ना। इस चीज को प्लीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा था, है ना। आगे बात करेंगे और अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। 94 क्वेश्चन हमारे सामने रिप्रेजेंट हुआ है और कह रहा है कि आचार्य संहिता किसी व्यवसाय के लिए अनेक कार्य सिद्ध कर सकती है। आप लोग खुद इस प्रश्न को सही कर सकते हो, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा चुका हूं। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग बताइएगा। निर्णय लेने में मार्गदर्शन, बात को सुनिए। आचार्य संहिता किसी विषय के लिए अनेक कार्य सिद्ध करती है, तो उसमें क्या निर्णय लेने में मार्गदर्शन की भूमिका बनेगी? यस या नो? यस सर। बिल्कुल। देखो मैं बताऊं, आचार संहिता किसी व्यवसाय के लिए अनेक कार्य सिद्ध कर रही है। तो अनेक कार्य सिद्ध करने में जानते हो, एक तो जैसे कोई निर्णय ले रहे हो
तो कोड ऑफ एथिक्स में निर्णय लेने में मार्गदर्शन की भी भूमिका होती है, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा, गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सक्षमताओं का आकलन करना। क्या आचार संहिता में व्यवसाय के लिए अनेक कार्य जब अगर आप सिद्ध करना है तो क्या आप जो सक्षमताएं हैं उसका आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे? यस सर। होना चाहिए। जी सर। फिर कहता है व्यवहार का विनियमन करना। व्यवहार का विनियमन करना, विनियमन का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना या एक प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से बनाना, उस क्रिया में आ जाता है विनियमन को, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका सी वाला पॉइंट भी सही है। पॉइंट नंबर जो सी यहाँ पे दर्शाया गया है ये भी पॉइंट सही है। बताइए सही है कि नहीं सही, बताइए, बोलिए। मेरी ब्रेक हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके ओके ओके, सर एक मिनट और ये बीच बीच में बहुत, एक मिनट होल्ड रखिए थोड़ा सा। होगा प्लस में आपका बिहेवियर को एक प्रकार से रेगुलेशन करने की बात किया, तो बिहेवियर को भी एक प्रकार से नियंत्रित करता है। ये तीनों पॉइंट होगा। लेकिन इवेल्युएटिंग द प्रैक्टिशनर, है ना, नॉलेज, यानी प्रैक्टिशनर के ज्ञान का मूल्यांकन करना। देखिए, क्या आपने कभी, मैंने आपको पढ़ाया कि जो प्रैक्टिशनर है ना, उनके ज्ञान का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, ये कोड ऑफ एथिक्स में होगा? नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं होगा। अच्छा चलिए, जब आपने ये बात कहा कि ये नहीं होगा, तो क्या कभी मैंने आपको ये बताया कि सेवार्थी के व्यवहार को नियंत्रित करता है आचार संहिता? अरे भाई, कार्य नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। ये तो कार्यकर्ता क्या करता है, तो इसलिए आप डी और ई को हटा दीजिए, और डी और ई को हटाइए तो ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए, बताइए। यहाँ पर पहला बनना चाहिए ए सर। ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। आचार्य संहिता कहाँ से लिया गया है, बता सकते हो आप लोग? यूएसए से सर। अमेरिका से, बिल्कुल सही। यूएसए सर। भारत में अगर हम बात करते हैं तो हम यूएसए से। और ये कोड ऑफ एथिक्स जो होता है, मैं आपको बता दूं एक प्रकार से, ये एक व्यावसायिक संगठन द्वारा बनाया जाता है, और ये भेदभाव रहित होता है। ये जो होता है भेदभाव रहित होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत कार्य, देखो आज ही हमने व्यक्तिगत कार्य पढ़ा है, आप समझ लीजिए कि इसी का आपको अगर सवाल आपने कर लिया तो यानी व्यक्तिगत समाज कार्य अच्छे से पढ़ा है आपने। और व्यक्तिगत समाज कार्य में कहा है कि दर्शन शास्त्रीय अवधारणा नहीं है। वाह, आपको बताना है, बड़ा अच्छा सवाल है, आप बताइए मुझे, आज ही हम लोगों ने पढ़ा इसको। सर 4th नंबर होगा। अच्छा भाई देखिए, कोई बच्चा कॉपी करके नकल करके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे इस समय, है ना? नहीं सर, नकल नहीं कर रहे। ठीक है, फिर तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य को एक गरिमा युक्त व्यक्ति मानना जाए या व्यक्तिगत समाज कार्य होना चाहिए, है? यस यस सर। मनुष्य अंतर्निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत दर्शन शास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो है। मानवीय आवश्यकताएं साझा होती हैं जिनकी पूर्ति समृद्धि, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है समृद्धि, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को उसके स्वप्न को किसी भी प्रकार से पूरा करना चाहिए। अच्छा भाई, मतलब आपको उस व्यक्ति का अगर स्वप्न है, स्वप्न देख रहा है भाई, तो क्या पूरा करना चाहिए? सपना देख रहा है भाई, मान लीजिए किसी एक्ट्रेस से, कैटरीना कैफ से शादी करने के लिए सोच रहा हो, तो क्या अब आप सोचोगे मेडिकल सोशल वर्कर हो? नहीं सर, नहीं सर। तब तो यहाँ पर बेसिकली ये स्टेटमेंट की अवधारणा के आधार पे अगर मैं बात करूं तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4th है, ये आपका सीधा सीधा गलत बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वप्न को किसी भी प्रकार से, मतलब कोई भी साम दाम दंड भेद से पूरा करना चाहिए, और ये गलत है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, इसी तरीके से प्रश्नों को संधि विच्छेद करना सीखे
आसान होगा। देखिए ये भी क्वेश्चंस आपको इजी हैं, केवल आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना। अगर आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ पाओगे। इसमें कारण क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आजकल आते हैं और आप लोगों को अपने विचार के माध्यम से तर्क देना होगा। एक धर्मार्थ संस्था है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और रिगार्डिंग फंड रिलीज से, फंड रिलीज मतलब फंड रेजिंग का मतलब होता है निधि जुटाने से, है ना, निधि जुटाने के संबंध में प्रश्न ये है मेन, निधि जुटाने के संबंध में। और पूछा कि कौन सा कथन सही है। एक धर्मार्थ संस्था है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है फंड रेजिंग से, निधि जुटाने से। पहला स्टेटमेंट आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि संगठन एजेंसी को गैर लाभ मेरी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी शुड ऑपरेट ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिक, यानी गैर लाभ आधार पर कार्य करना चाहिए। बताइए क्या निधि जुटाने के संबंध में एक धारवाड़ संस्था को, मान लीजिए कोई संगठन या एजेंसी को गैर लाभ यानी नॉन प्रॉफिट बेसिस, मतलब बेसिस मतलब आधार होता है, तो गैर लाभ आधार पे कार्य करना चाहिए, तो बताइए वो निधि जुटाने में सक्षम हो? भाई समिति पढ़े हो, आपको मैंने जी जी सर। संगठन बताया, एजेंसियां बताई है कि कुछ होती हैं संस्थाएं, आप वहां से फंड वगैरह ले सकते हैं। तो क्या गैर लाभकारी अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां से फंड जुटाने में काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? सर करेगा, तो फिर जी बोल क्यों नहीं रहे? करेगा सर। बिल्कुल करेगा। करेगा सर। तो स्टेटमेंट सर सच बोल है। रहे हैं, बोल तो आपके रहे पास हैं। आवाज नहीं जा रही। अच्छा जी, अच्छा, चलो ठीक है, फिर बोल रहे हो तो अच्छा है। दूसरी बात, एजेंसी को पिछले 3 वर्षों से प्राचलनरत होना चाहिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एक प्रकार से जी की तथ्यात्मक प्रक्रियाओं पर रिलेट है। पहले बात सुनिए, तथ्यात्मक प्रक्रियाओं पर रिलेट है ये। तो देखो मेरा कहने का जो भाव यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंपल बात है कि आपसे कह रहा है कि द एजेंसी शुड बी आ ऑपरेशन फॉर द लास्ट 3 ईयर, यानी एजेंसी को पिछले 3 वर्षों में प्रचलनरत, प्रचलनरत का मतलब आप एक प्रकार से कह लीजिए ऑपरेट वाले नाम में, या तो आप इसको जोड़ लीजिए कंटिन्यूअस के रूप में, जो पिछले 3 साल से लगातार चल रही है। भाई ये तो गलत नहीं हो सकता है। एजेंसी ऑपरेट के मॉडल के अंतर्गत ये भी बात सत्य है कि एक विशेषज्ञ की टीम तैयार करना शामिल होता है, उसमें क्लाइंट की समस्या का समाधान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड वाली भूमिका में भी हो सकता है वो हो, रोल में हो। तो फंड रेजिंग के अंतर्गत एजेंसी को पिछले 3 वर्षों से प्रचलनरत होना चाहिए फंड रेजिंग में, फंड रेजिंग में। अब मान लीजिए आपको 6 महीने हुआ संस्था खोले, अब मैं आपको चला जाऊं वहां पे फंड देने चला जाऊं 1 लाख 1.5 लाख, पॉसिबिलिटी नहीं होगी भाई। हालांकि देखो अलग की बात है कि आपने रजिस्टर्ड किया आपने सुना भी होगा 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ATG एक होता है, तो वहाँ पे बेसिकली फंडिंग वगैरह की जाती है इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर वो पिछले 3 साल से चल रही है, अगर ATG के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं भी है, तब भी अगर आप चाहो तो वहाँ पे फंडिंग कर सकते हो, और ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। कारण क्या है कि वह एक धर्मार्थ संस्था है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो, इसलिए वहाँ पर ये है। अब अगर मान लीजिए वो धर्मार्थ संगठन नहीं है, पिछले 3 साल से काम कर रहा है, और आप सोचो चले जाऊँ मैं देने के लिए पैसे, तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, और वो पॉसिबिलिटी बनेगी भी नहीं, आपकी वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। कारण ये है ना, कारण ये है कि आपको वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए ATG के थ्रू, और फिर उसके बाद जो देंगे फंड जो आएगा तब जाके उसमें आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट लिखा है, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, इस सेकंड पॉइंट को लेकर, तब आप सही जवाब दे पाओगे इस चीज़ को। और ये पहले वाले पॉइंट में इस चीज़ को, तो UGC नेट है भैया, ये नेट का सही प्रश्न बनते हैं। अब देखिए प्रश्न, अब तक तो हम लोग जो देख रहे थे 90 से 95 से पहले वाले क्वेश्चन बड़े इजी लग रहे थे, अब यहीं से शुरुआत है, समझो ये ठीक है। 2023 का पेपर है दिसंबर का, तो ये आपका स्टेटमेंट दोनों के दोनों करेक्ट रहेंगे। लाभप्रद प्रयोजन के लिए धन जुटाना चाहिए। अच्छा बताओ,
लाभ के लिए धन जुटाना चाहिए कि भैया आओ आओ अपने, नहीं सर। नहीं सर, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, उचित व्यक्ति को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है। अच्छा ये बताइए भाई, ये ऊट पटांग दे दी ऑप्शन नंबर डी में, ऊट पटांग है कि नहीं है? ये भी नहीं होगा सर। उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य। अब यहाँ तो रिपोर्ट की बातें नहीं थी, तुम तो निधि जुटाने की बात कर रहे हो, तो उचित व्यक्ति को उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं इसका। इससे आपको यहाँ पे इसको भी एलिमेंट कर दीजिए। निधि जुटाने के लिए संस्था यानी पास विशेषज्ञ विभाग होना चाहिए। अब ध्यान सुनिए सर आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी भाई? जानी तो चाहिए आवाज, तो बेसिकली अब तो सही चल रहा नेटवर्क मेरे यहाँ से। तो क्या है बताइए, आवाज क्लियर नहीं है? थोड़ा ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है सर, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है कभी कभी। अच्छा जी, बीच पे ब्रेक हो जाती है सर। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग में तो ऐसा नहीं होता होगा, आप लोग अगर सुनते भी होंगे तो ब्रेक वगैरह नहीं आती होगी, है ना? अभी फिर ब्रेक हो। चलो अच्छा, फिर से हो गई सर। अरे मैं शांत हो जाता हूँ, शांत भी तो रहा दिया करो मुझे। अभी तो ठीक है ना आवाज? एक बार बताइए। एक विशेषज्ञ विभाग होना चाहिए। कहीं पढ़ा है आपने कि पैसे जहाँ पे आए भैया, पैसे के लिए एक रूम बनाया गया है, उसी में आओ, वो विभाग है, उसी में पैसे रखे जाएंगे? कहीं सुना है आपने ऐसा? नहीं सर, नहीं। अरे भाई ऐसा कहीं होता ही नहीं है ना, कि भाई आओ एक जगह एक रूम बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट है, ये पैसा कलेक्ट करेगा, ये पैसे गिनेंगे, ये पैसे 100 वाली नोट गिनेंगे, ये 2000 वाली नोट गिनेंगे। अब तो 2000 बंद हो गया, 500 वाली गिनेंगे, है ना? ये गलत है। यहाँ पर एजेंसी में अगर मैं बात करूँ, निधि जुटाने के लिए संस्था एजेंसी के पास एक विशेषज्ञ विभाग होना चाहिए, ये गलत है। तो देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा था, केवल आपके सोच और आपके विचार पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इस सवाल को सही कर सकते हैं। केवल और केवल ऑप्शन नंबर आप ए को लगाना उचित समझेंगे, पहला, और ए और बी करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट है ना? बताओ, आसान है ये पेपर। जी सर। यस सर। लेकिन जब आप पढ़ेंगे जी सर ऑप्शन इसमें 2 ही दिया है, बट निधि जुटाने के में सर किसी भी एनजीओ में ऑडिट विभाग रहता है ना सर, जो हिसाब किताब रखता है सर। अगर 3 ऑप्शन देता तो ये भी सही जाता सर। देखिए मैं आपको बता दूं, एक माने से अगर आप कहते हैं ऑडिट करने के संबंध में, रिपोर्ट रखने के संबंध में, वहाँ पे तो ठीक था, लेकिन सर पर्टिकुलर किसी विशेष यहाँ पे विशेषज्ञ विभाग का होना चाहिए, है ना? ये शब्द साफ शब्दों में एलिमेंट हो जाता है सर जुटाने से, है ना? कोई विशेषज्ञ विभाग नहीं सर, विशेषज्ञ विभाग का मतलब है कि एनजीओ में जैसे मान लीजिए अकाउंट ऑडिट का काम देखने के लिए अलग उसमें एक विभाग बनाया जाता है, और कुछ काम को देखने के लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाया जाता है। तो उसी तरह से ये बात कर रहे हैं सर। अगर हम मान गया आपके बात से सहमत है, लेकिन सर हमें ऑडिट नहीं सोचना है, हमें ऑडिट का यहाँ पे बात ही नहीं करना है, हमें निधि जुटाने के संबंध में बात करनी थी। तो निधि जुटाने के संबंध में कौन सा कथन से, तो प्रश्न अलग होता। हाँ, आप आंशिक रूप से अगर आपके ये विचार आ रहे हैं मन में, तो आंशिक रूप से कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंशिक रूप से कहिए, परंतु विशेषज्ञ विभाग का होना ये साफ शब्दों में एलिमेंट हो जाता है कि उसका होना चाहिए, तब जाके धर्म। अरे भाई अगर मैं कहता कि कोई ऑडिट कर रहे हो, संपादन का काम कर रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, या रिपोर्ट रखने के संबंध में, पैसे के लेन देन के संबंध में, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता। प्रश्न या तो आप इसे अधूरा समझ लीजिए, या तो ये आंशिक रूप से समझ लीजिए कि विशेषज्ञ है परंतु ये छिपा हुआ है। जो आप कह रहे हो पैसे लेन देन की प्रक्रिया में, वो छिपा हुआ विभाग एक प्रकार से दर्शाया गया है, तब इसको हम आंशिक रूप से मान सकते हैं। अन्यथा ये ऑप्शन नंबर ई आपका सत्य नहीं होगा। ठीक है, सत्य नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? प्लीज बताइए, आयोग अगर मैं आपसे कहूँ कि बनाता भी है सर, एक बात सिंपल सी बात सोचिए, अगर आयोग बना रहा है कि अगर ई है, तो मैं कह रहा हूं कि ई क्यों नहीं डाल सकता मैं? अरे भाई जब सारे ऑप्शन में ए बी सी डाल सकता हूं, डी तक डाल सकता हूं, तो मैं भी तो ये भी कर सकता हूं, ए भी डाल सकता हूं। तो इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर होता है आंशिक रूप में तो उस प्रक्रिया में, बट इस विभाग को कहीं जिक्र नहीं होता है, और हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में। सर एक्चुअली क्या है ना सर, किसी संस्था के लिए पहले जो मूल उसके
था या मूल उद्देश्य होना चाहिए, वो पार्शियलिटी वो ए बी दे रहा है सर, ऊपर वाला है, थर्ड वाला नहीं दे रहा है। इसके लिए सुपर एस जो ऑप्शन है वही चूज करने के लिए इसमें बोला है सर, उसके अकॉर्डिंग ये भी तो जाएगा ऊपर वाला सर, जो आप दो बता रहे हैं सर। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं आप। देखिए सूची 1 में एक तरफ आपके सामने कॉन्सेप्ट दिया गया है, दूसरी तरफ में अगर मैं आपसे बात करूं तो मीनिंग दिया गया है। पहला पॉइंट में कहा कि आपको सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, बड़ा आसान सा सवाल है, प्लीज आप जवाब दीजिएगा। क्या समाज सेवा समाज की किसी सदस्य के लिए संगठित क्रियाकलाप हो सकती है या कार्यकलाप हो सकता है? समाज के किसी सदस्य, यस सर। अनप्रोफेशनल है यस सर, यस सर। मतलब कोई कार्य स्वेच्छा से अगर आप सिराज कर रहे हो, किसी सदस्य के रूप में अगर भूमिका निभा रहे हो, तो समाज सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप किसी सदस्य के लिए, तो यह कंडीशन बेसिकली आपका 4 को दर्शाएगा। दूसरा पॉइंट, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है? सोशल वेलफेयर किस चीज को? क्या सर समाज के अशक्त हाँ, समाज के अशक्त और कमजोर वर्गों के लिए, बिल्कुल वेलफेयर है ना, कल्याण है, अशक्त और कमजोर वर्गों के लिए होगा। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। समाज कार्य तो बड़ा ही ट्रेडिशनल कार्य आ गया भाई, ये तो ट्रेडिशनल कार्य है। इसका मतलब ये क्या बनेगा? व्यावसायिक बनेगा सर, प्रोफेशनल, व्यवसायिक। बिल्कुल। अच्छा सामाजिक सुधार, क्या किसी सामाजिक Yes, बुराई sir. और सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध का आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर आप थर्ड यस, यस सर। देखिए कहीं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को तकलीफ Yes, होगी यस सर। करने में, है ना। आसान है, दिसंबर का पेपर है, आई थिंक समझ से काफी कुछ बच्चे कह रहे थे बड़े हार्ड क्वेश्चंस थे, है ना। देखिए एक और सवाल आ रहा है यहाँ पे, विचार यूजीसी नेट है भाई ये, है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है ये। क्या आप विवाहित हैं? क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित हैं तो कितने वर्षों से हैं? या प्रश्न किस प्रकार का है? देखिए भाई कई टाइप का प्रश्न है। आर यू मैरिड? यदि आप मैरिड हैं तो आपको बताना है हाउ मेनी ईयर, और व्हाट टाइप क्वेश्चन इज दिस। आपके सामने एक यहाँ पे दिया गया है कंटेगियन क्वेश्चंस। कंटेगियन क्वेश्चंस एक प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, आकस्मिकता का प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आकस्मिकता का प्रश्न बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये वो प्रश्न होते हैं, सुनिएगा अच्छे से, ये वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल उत्तरदाताओं के कुछ उपसमूहों को देना होता है। यदि आपका घर आपका है तो आपके पास इसका स्वामित्व कब से है? 10 साल से, 5 साल से, 12 साल से, जो भी प्रश्न बन रहा है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? प्लीज बताइए। मैं कह रहा हूं ये आपसे, समझ रहे हैं सर। हाँ कि सर समझ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ अगर इस तरीके के सवाल बनता है, जैसे मैंने, यदि आपका घर, मैंने आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि आपका घर आपका है तो आपके पास इसका स्वामित्व कब से है? तो आप कहोगे भैया इतने साल से। तो ये आकस्मिकता का प्रश्न है, उठने मन में नहीं उठा, सवाल उठाना है कब से है, कितने वर्षों से है। आकस्मिकता का प्रश्न बन रहा है, ये ट्रिक है एक प्रकार से। तो ये आकस्मिकता का ही प्रश्न है। सर थोड़ा और क्लियर कर दे। अरे भाई मैंने कहा सिंपल सी बात है, जिससे मैंने आपसे कोई चीज पूछा ना कि आप किसी व्यक्ति के साथ अगर हैं या आपकी विवाह हो रखा है, या आप मान लीजिए कोई एक्टिविटीज में संचालन कर रहे हैं, या आपको मैंने पूछ लिया आपने डिग्री कब लिया, आप MSW पढ़ रहे हो, और मैंने कहा कि आपने कब क्वालिफाई किया। ये देखो, जो ये कब, क्यों, कितना वाला शब्द नहीं है यहाँ। जो प्रश्न हमने बनाया है कब, जो अचानक बन रहा है आपके मन में, वहां पे कि हमें आपसे उत्तर चाहिए, इस टाइप का एक प्रश्न होता है। और इसी प्रश्न को बोलते हैं आकस्मिकता का प्रश्न, जहां लास्ट में बनता है इस टाइप का। और यहाँ बेसिकली कब, क्यों, कितने, मतलब जो मन में अचानक से, हाँ, जो प्रश्न बना दे। सर मतलब जो अचानक से मन में उठे हैं, हाँ तुरंत वो वाला ना। हाँ वो आकस्मिकता का प्रश्न होता है। तो वही चीज मैं बता रहा था कि ये प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन सही है, इसको जो है पहला। सर इसका इंग्लिश में, सर इसका इंग्लिश में नेम बताएं तो क्या लिखा है सर? इंग्लिश में नेम बताएं तो सर। इसको सर इंग्लिश में कॉन्टेगियन कहेंगे, इसको CONTINGENCY, कंटेनेगियंसी क्वेश्चनर्स इसको बोलते हैं, है ना। और ये सर इस बार पेपर में बताऊँ ऐसा कुछ हुआ
कि अगर आपने हिंदी में पेपर किया है तो वो हिंदी का ही आया, उसमें बाइलिंगुअल नहीं आया इस बार, है ना। इसलिए अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा इसमें, ठीक है। तो आपने पीछे मैंने क्वेश्चंस कराया, अगर आप लोगों के पास भी पेपर हुए होंगे, जिन बच्चों ने प्रीवियस टाइम में पेपर भी दिया होगा उनको पता है अच्छे से, वो इस तरीके के प्रश्न नहीं आए थे इस बार कि हिंदी इंग्लिश दोनों आए, इस तरीके से आए नहीं थे। हाँ, लेकिन आपके पेपर में ज़रूर रहे थे वहाँ पे कंप्यूटर पर। सर सर ये सवाल अपने मन में खुद उठेंगे ऐसे कि आप क्या आप नहीं, ये विवाहित अपने हैं? मन में कैसे उठेगा? यदि विवाहित हैं, अपने मन में थोड़ी उठेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन, वही सर। ये प्रश्न है, एक बनाया गया है प्रश्न, एक प्रश्न बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है, आप बताओ मुझे, क्या आप विवाहित हैं? यदि विवाहित हैं तो कितने वर्षों से हैं? ये एक प्रश्न बनता है इस टाइप का। आप कहते हो ना कि मैंने वन लीनियर में क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए भारत की राजधानी कौन सी वो कंट्री है, आप ऐसे सवाल बताइए, ये वन लीनियर क्वेश्चन। मैंने कहा कि भाई बताइए सोशल डायग्नोसिस की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये एक वन लीनियर क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने, है ना, वन लीनियर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये भूमिका बनती है जिसको हम आकस्मिकता का प्रश्न करते हैं, वन लीनियर। ये प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत आएगा ये। तो सर तो सर हम इसमें तो सर हम इसमें कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली ना, ये एक प्रतिवादी से एक प्रश्न पूछना पड़ता है और इसमें क्या वे अगले प्रश्न के उत्तर देने के पर्याप्त योग्य हैं या अनुभवी हैं, इसके लिए जानकारी हम लेते हैं इसमें, है ना, एक प्रकार से ये आकस्मिक। ओके सर, ओके। बिल्कुल आप। और सर अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता कि क्या आप विवाहित हैं, तो भी ये आकस्मिकता वाला आता? क्या आप विवाहित हैं, हाँ ये भी वही बनता है, ऐसी बात वही, क्या आप विवाहित हैं तो आप हाँ कहते या नो कहते, वही पार्ट बनता है। यहाँ जरूरी नहीं कि वर्षों से ही सवाल बन रहा है कि केवल वर्षों में ही आपको बताना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, तब भी वही चीज़ें बनती है, आकस्मिकता का ही प्रश्न बनता है। ओके सर। सिंपल सी बात है, एक घटना जैसे कोई आपातकाल स्थिति जैसे घटित हो रही है तो उस कंडीशन में ये एक प्रकार से अटेंडम में कोई चीज़ें बनाई जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू फैमिली आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। बन सकता था, क्या आप यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी तो आकस्मिकता का प्रश्न बन सकता था। अगर आप क्यों नहीं हैं तो अगर वहां पे क्यों का शब्द बनाओगे तो फिर एक्सप्लेनेशन बन जाएगा आपका, डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा वो। तो कुछ तो ये डबल बैरल पूछना है। डबल बैरेट नहीं, अब सुनिए तो मैं बता रहा हूँ डबल बैरेट में, जैसे अगर मैं बात करूँ प्रश्न का, सुनिए मेरी बात को सुनिए, मैं बता रहा हूँ चारों ऑप्शन। डबल बैरेट जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसे अन्यथा डबल डायरेक्टेड प्रश्न या मिश्रित प्रश्न के रूप में जाना जाता है ना, मिश्रण के रूप में, एक प्रकार से आप कह सकते हो। पॉइंट नंबर 4 भी आपको कई अभी मैट्रिक्स प्रश्न को रिलेट कराता है। वो एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अनिवार्य रूप से एक से अधिक विषय शामिल हो जाए, ठीक है सर, एक से अधिक विषय शामिल हो जाए और दो अलग अलग मुद्दों के बारे में पूछा जा रहा हो, ठीक है। अब आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए, संश्लेषण करने में कितना आनंद आता है, उस प्रक्रिया में आप डबल बैरेड प्रश्न को रिलेट कराएंगे। तो इस कंडीशन में डबल बैरेड वाले जो शब्द हैं या डबल बैरेड वाले जो प्रश्न हैं वो दो तरफा प्रश्न होते हैं, वाक्यांश में होते हैं, है ना, दो तरफा होते हैं, वाक्यांश में होते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जटिल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और एक विषय के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं। ये डबल बैरेड प्रश्न होते हैं। यहाँ तो प्रश्न केवल विवाह से है तो दो प्रश्न तो बने नहीं इसमें, दो विषय इसमें है ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डबल बैरेड तो होगा नहीं इसमें, यस या नो? जी सर। हाँ, डबल बैरेड क्वेश्चंस पार्ट ही नहीं है ये, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तरदाताओं को दो या दो से अधिक अलग अलग मुद्दों का एक ही उत्तर देने के लिए मजबूर जब कर देता है, एक ही समय में कई विषयों को प्रस्तुत करना पड़ जाता है। जैसे आप देखो सर्वे, देखो सर्वे का टॉपिक ले लो। सर्वे में ना अनुसंधान में एक समस्या हो सकती है क्योंकि उत्तरदाताओं के पास सार्थक उत्तर देना कठिन हो जाता है क्योंकि कई बेसिकली भूमिकाएं बन जाती है, कई डेटा आ जाते हैं, उस दौरान उसका रोल निभाना पड़ता है। दोहरे प्रश्न का संकेत देता है ये आपको डबल बैरेड प्रश्न। वैल्यू लोडेड प्रश्न एक होता है, वैल्यू लोडेड प्रश्न एक होता है।
जानते हैं ये क्या होता है? वैल्यू लोडेड क्वेश्चन होता है। बात को सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। एक, अगर मैं आपसे बात करूं, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो सकता है, क्योंकि अंतर्निहित धारणाएं मान्य नहीं हो सकती। इसकी अंतर्निहित। सर सेकंड वाले का एक उदाहरण दे के बता दो। भाई मैंने कहा कि आपको 2 विषय शामिल कर दिया जाए। समाजकार्य में मैं आपको समाजशास्त्र के भी प्रश्न उसमें जोड़ दिया। मैंने आपको समाजकार्य के पढ़ा रहा हूँ, केस वर्क के साथ साथ मैंने कम्युनिटी वर्क को भी बता दिया। डबल बैरेड क्वेश्चंस, डबल विषय, 2 तथ्यों पर बात करने लगा आपसे, डबल बैरेड उसको बोलेंगे। ठीक है सर, ये उदाहरण है जब आप 2 विषयों पर बात करते हैं। क्लियर है? बताइए प्लीज। जी सर। जी सर। मैंने आपसे कहा लोडेड, वैल्यू लोडेड प्रश्न। एक भरा हुआ प्रश्न हुआ, वह होता है जिसमें ऐसी धारणा शामिल होती हैं जो सत्य या सहमत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा प्रश्न होगा, आप उस प्रश्न से सहमत हो भी सकते हैं, प्रश्न से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। एक प्रमुख प्रश्न अपना स्वयं का उत्तर सुझाता है, निहित करता है, यानी आपके विचार को मान्यता दी जाएगी। यहां पर भी 2 विषय होंगे, हो सकते हैं। मान लीजिए एक विषय हो सकता है, एक विषय पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा। मैंने आपसे सिंपल सी बात कहता हूं कि आप मुझे बताएं पर्यावरण के लाभ। तो पर्यावरण के लाभ तो आप अपने विचार को ही रिप्रेजेंट करोगे ना। तो वो जैसे अभी किसी सर ने, जब मैं आकस्मिकता का सवाल पढ़ा रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मैं एक्सप्लेनेशन को रेट कर रहा था, तो जहां एक्सप्लेनेशन रेट हो रहा है वो पर्यावरण लाभ, यानी आप पर्यावरण लाभ में आपसे मैंने पूछ लिया, तो आपने बताना शुरू किया अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार। तो वो अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार वैल्यू लोडेड प्रश्न होते हैं। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी आज आपके पास? प्लीज। ठीक है, तो ये वैल्यू लोडेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक होता है मैट्रिक्स प्रश्न। देखिए मैट्रिक्स प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। ये मैट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, जो है ना, मतलब एक प्रश्न का एक ऐसा प्रारूप होता है जिसका अर्थ ग्रिड में प्रस्तुत होता है। लिंक, जैसे मैट्रिक प्रश्न में ना लिंकर्ट का स्केल भी होता है मैट्रिक प्रश्न में। तो मैं कहूंगा एक ग्रिड प्रणाली में इसको प्रस्तुत किया जाता है, एक ग्रिड प्रणाली में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको यहां समझा दूं, प्लीज बताइए। जी सर। यस सर। ओके यस सर। तो सुनिए, जैसे आपको बता दूं एक यहाँ चीज ध्यान रखिए, यहाँ मैट्रिक्स बनी होती है ना, और ये मान लीजिए मैट्रिक्स 1 है, यहाँ मान लीजिए मैट्रिक्स एक 2 है। अब 0 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 होगा। ठीक है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स बनी होती है, ग्रिड है ये, है ना, इस तरीके से मैट्रिक्स बनी होती है। एक समझा देता हूँ, इससे पेपर फर्स्ट में भी आता है, आप आसानी से आप सॉल्व भी कर लोगे पेपर फर्स्ट में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया है ना, कुछ भी रैंडम यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ मैं आपको अभी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये यू है, उसके बाद कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इसकी चीज़ें बननी चाहिए, है ना, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आवाज एक बार स्पष्ट करिएगा। आवाज की नहीं, आवाज कम जा रही है, कोई नहीं, फिर भी हो जाएगा। ये देखिए सर आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके ओके, सर आप ये आपके सामने प्रश्न, और कहा कि SING का उत्तर बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन में। तो देखिए S में यहाँ पे ढूंढिए, यस लिखा हुआ है, और यस में आपको 00 हो गया। फिर I ढूंढिए, है ना, I ढूंढिए, और I में आपको ढूंढना है यहाँ पर I।
ठीक है, ये देखिए क्या है, आई है ना, ये आई है। आई में आपको ढूंढना है यहाँ पे 3 2, क्या ढूंढना है 3 2, और फिर उसके ठीक है। एन एन ढूंढिए, एन ढूंढिए, एन को ढूंढना है हमें, है ना, एन को ढूंढना है। ये देखिए एन है, ये एन है मैट्रिक्स 2 में, तो आप ढूंढेंगे 5 6। समझ पा रहे हैं आप? ढूंढना, ये हमने उत्तर दिया था, प्रश्न दिया था कि उसका उत्तर बताइए, ये प्रश्न दिया था इनका, तो आपको उत्तर ये इस तरीके से मिलते हैं 0 0 3 2 और 5 6। अब जी को ढूंढिए, जी को, सर वो इस आ ही नहीं सर रही। आवाज आपकी बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो रही है। ओके, जी यहाँ पर देखिए 6 9। ओके, ये रहा उत्तर इसका, ठीक है, ये बना आपका सिंह का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है प्रश्न इस मैट्रिक्स में बनाए जाते थे, इस टाइप ग्रिड प्रणाली में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अभी आवाज क्लियर है? बताइए। नहीं सर। अच्छा, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना, कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर ले, 100 कंप्लीट कर ले, क्योंकि आवाज आ नहीं रही, मजा आ नहीं रहा फिर, है ना, समझ रहे हैं आप लोग? अभी आ रही है सर। हाँ, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए 99 वाला, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, 100 है ना, 100 क्वेश्चन। सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास नहीं है, जरा जवाब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। वीडियो एक बार देख लेना आप लोग, वीडियो देख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा प्लीज। सोशल वर्क प्रैक्टिस इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड डैश ऑफ सोशल डिफेंस, आपको रिलेट कराना, बताइए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होगा, चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम होगा, या आपके सामने अब 4 न्याय सर 4 बोलते मिस जी, उपचार न्याय प्रणाली सर। ओके, यहाँ पर बेसिकली जो है ये मिस डेमिनेटर जस्टिस एक सिस्टम होता है जिसको बेसिकली दुष्कर्म न्याय प्रणाली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दुष्कर्म न्याय प्रणाली बोलते हैं। और आपने यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है तो आपने सही जवाब दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, दुष्कर्म ना एक प्रकार का अपराध है जो आपराधिक कानून के तहत दंडनीय होता है। दुष्कर्म आमतौर पर 12 महीने से कम जेल की सजा वाला अपराध है। जेल की सजा वाला अपराध है। अपराध। हाँ, सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा, जुर्माना और 1 वर्ष से कम कैद आमतौर पर दुष्कर्मों के लिए दी जाने वाली सजा होती है ना। गंभीर अपराध भी शामिल है, गुंडागर्दी के लिए जो कठोर दंड का प्रावधान है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, वो कंडीशन आती है। तो ये सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में समाज कार्य का अभ्यास है। ठीक है, उस प्रक्रिया में, और ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 4th है वो ऑप्शन सही है। फिर आप सोच रहे होंगे कि जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम है वो क्या है। चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ, बाल कल्याण प्रणालियाँ हैं आमतौर पर जो संभावित बाल दुर्व्यवहार होता है और जो उपेक्षा की रिपोर्ट प्राप्त करती है और उसकी जांच करती है, वो होती है ये बाल कल्याण प्रणालियाँ, जहाँ बेसिकली उन परिवारों को सेवा प्रदान करना जिन्हें वे अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में सहायता की आवश्यकता है, उस प्रक्रिया में ये रिलेट होता है जो बाल कल्याण प्रणाली रिलेट कराती है। और जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता है जिसको हम लोग किशोर न्याय प्रणाली बोलते हैं, किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाता है, तो वो किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है। और एक होता है अपराध न्याय प्रणाली। अपराध न्याय प्रणाली क्या बोलते हैं? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं हम लोग, आपराधिक न्याय प्रणाली इसको कहा जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का मतलब है कि सरकार उन
एजेंसियों से है जो कानून लागू करने और आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत होता है, वो चीजें रिलेट कराती है। तो प्रश्न ये था कि सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कौन सा समाज कार्य अभ्यास से संबंधित नहीं है, वो नहीं है। बाकी देखिए अपराध भी रहेगा, किशोर भी रहेगा, बाल कल्याण प्रणालियां भी रहेंगी। तो ऑप्शन केवल और केवल जो जाएगा वो 4 वाला करेक्ट माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 99 का, है ना। एक और क्वेश्चन 100 देख लीजिए। कार्य मूल्यांकन की सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आने स्क्रीन नहीं दिख रही। आने दो क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा स्लो स्क्रीन दिख रही है। आएंगे, ध्यान दो। कार्य मूल्यांकन की अनेक पद्धतियां हैं, क्योंकि या किसी संगठन में एक कार्य से दूसरे कार्यों की तुलना करने की प्रक्रिया है, वे पद्धतियां क्या कहलाती? कार्य रैंकिंग पद्धति, साधन तुलना पद्धति, कार्य वितरण पद्धति और पॉइंट फैक्टर पद्धति। बड़ा आसान सा क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन है। प्लीज इसका एक बार आप लोग जवाब बताइए, फिर मैं आपको जवाब बताता हूं। बताइए। सर ऑप्शन डी सर। सर ऑप्शन डी है सर। ऑप्शन बी ए बी डी। ऑप्शन डी आप ए सी डी। अच्छा अब सुनिए, सर ऑप्शन बी हो ए बी डी। ए बी डी होगा, बिल्कुल यहाँ ए बी डी होगा। देखिए कार्य मूल्यांकन की अनेक पद्धतियां होती हैं, है ना। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ जॉब जो है इवेल्युएट या इवेल्युएशन कह लीजिए, क्योंकि या किसी संगठन में एक कार्य को दूसरे कार्यों की तुलना करने की प्रक्रिया है मानी जाती है। बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वन जॉब विथ अनदर, है ना, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्रकार की संगठन, किसी संगठन में। तो आपको बताना है कि व्हाट आर दोज मेथड, वे पद्धतियां कौन सी हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दर्शाता है जॉब रैंकिंग मेथड, दैट इज राइट, ये आपका सही है। ये देखो जॉब के कंडीशन में, नौकरियों या कार्यों के संबंध में दर्शाया गया है ये टास्क। और उसके बाद आप में से किसी ने बच्चे बताया है कि मेंस कंप्रेंशन मेथड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेरिजन, एक प्रकार से साधन तुलना पद्धति, ये भी शामिल होगा। और उसके बाद देखिए कार्य वितरण, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन सिस्टम होता है ये लागू नहीं होता है, परंतु जो अगर मैं बात करूं पॉइंट फैक्टर मेथड, ये लागू होगा। अब ये होता क्या है, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताना उचित समझूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक प्रकार से जॉब रैंकिंग मेथड है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जॉब या नौकरी का मूल्यांकन करने के अलग अलग तरीके बेसिकली यूज़ होते हैं, और कुल मिला जुला के 5 तरीके होते हैं। अगर मैं आपसे बात भी करता हूं तो कुल 5 होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक नौकरी रैंकिंग पद्धति दी गई है। नौकरी को कार्य बोला जाता है, जॉब कहा जाता है इसको, यहाँ पे कार्य। ये वो पद्धति है जो नौकरियों को उनके शीर्षक और उनके महत्व के आधार पर रैंक देती है। किसके आधार पे? महत्व के आधार पर। यहाँ सवाल पूछा पद्धतियां होती कौन कौन सी है ना, तो दूसरे कार्यों की तुलना करने की प्रक्रिया में। तो एक तो ये होता है आपका पहला वाला, जहां महत्व को बेसिकली बल दिया गया। मतलब रैंकिंग कार्य के दायरे में ना समग्र जिम्मेदारी, टोटल जिम्मेदारियों को निर्धारित होती है। टोटल जिम्मेदारियां जो होती हैं निर्धारित होती हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। स्टोर मैनेजर, मालिक, एसोसिएटेड मैनेजर, है ना, स्टॉकर, बिक्री सहयोगी, ये सब बेसिकली कार्य रैंकिंग पद्धति में आ जाते हैं, जो थोड़ा से हाई पद वगैरह पे रहते हैं। प्रत्येक रैंकिंग पे बेसिकली उस विशिष्ट कार्यों के कर्तव्यों को निर्भर करती है ये, ठीक है, वहाँ पे आता है, इस चीज़ों को दर्शाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, एक होता है नौकरी वर्गीकरण की विधि, है ना। नौकरी वर्गीकरण की विधि यानी आप कार्य वर्गीकरण की विधि कह लीजिए आप उसे, है ना, आप उसको ये भी बोल सकते हैं वर्गीकरण की विधि में। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब सिंपल सा होता है क्लासिफिकेशन करना, इसका मतलब सीधा होता है क्लासिफिकेशन करना। अच्छा, क्लासिफिकेशन होता क्या है?
बता सकते हो क्या आप लोग प्लीज? भाई सर वर्गों में विभाजित करना। आपने कौशल के आधार पे उसको डिवाइड कर दिया, सर आपने अनुभव के आधार पे उसको डिवाइड कर दिया, है ना। आपने विभाग, आप विभाग के आधार पे समूह बनाते हो, विभाग के आधार पे, विभाग के आधार पे अगर आप समूह बना रहे हो तो कार्य वर्गीकरण विधि कहलाएगा, वर्गीकरण विधि कहलाएगा, कार्य वर्गीकरण विधि कहलाएगा। जब आप उसके विभाग के आधार पे समूह का विभाजन कर देते हैं, ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें बन जाती है इसके अंतर्गत। उसके बाद हमारे सामने एक आता है मीन्स कंपैरिजन मेथड। हम इसको द कंपेयर मीन्स टी टेस्ट का रूप भी दे देते हैं, जहाँ टी टेस्ट वगैरह भूमिका बनती है। वहाँ पर भी वेरिएबल बेसिकली आइडेंटिफाई की जाती है, नापा जाता है या एक प्रकार से मापा जाता है, उस कंडीशन में इसका भूमिका आ जाती है। तो दो वेरिएबल की तुलना की जाती है ना, मीन्स वाले में। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें बन जाएगी आपका बी वाला भी। और उसके बाद आपका आता है पॉइंट फैक्टर मेथड, जो है पॉइंट, इसको PFA कहा जाता है, PFA बोला जाता है, पॉइंट फैक्टर जो है एनालिसिस, पॉइंट फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है इसको, है ना। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक, किसी नौकरी के लिए सापेक्ष स्कोर निर्धारित करने के लिए सिस्टमैटिक या एक प्रणालीगत नौकरशाही विधि है ये, है ना। नौकरियों को ग्रेड में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। ग्रेड का उपयोग बेसिकली रिलेट होता है, और ग्रेड का उपयोग वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ग्रेड का उपयोग तो बेसिकली कार्य का मूल्यांकन, जो अनेक पद्धतियां हैं किसी संगठन में कार्य को दूसरे कार्यों की तुलना करने की प्रक्रिया में हम पॉइंट फैक्टर एनालिसिस का भी प्रयोग करते हैं, इसका भी यूज होता है, ये भी शामिल इसमें रहेगा। और एक आपका आता है जॉब डिस्क्रिप्टिव सिस्टम वाला, है ना, नौकरी विवरण। और ये बेसिकली इसमें युक्तियां शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें युक्तियां यानी उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देना, डिस्क्रिप्टिव, बस, ठीक है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं रिकॉर्डेड क्लासेस में सारी चीज़ें साफ शब्दों में किया है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं एक बार दोबारा से। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप, ठीक है ना। ओके सर।